बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ आलेखन में रेखा, आकृति एवं लय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। मेरा नाम है चंद्रपाल राजभर और मैं टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ से जुड़े हुए चित्रकला से संबंधित विशेष प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो समय न गंवाते हुए आइए हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर आपके एक प्रश्न आ चुका है कि चंबा की रेखाएं किस रंग में से बनाई गई हैं। जी हाँ, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? लाल, पीला, हरा, लाल, काला, काला, सफ़ेद, इनमें से सभी। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह पूछा गया था। तो साथियों, जो चंबा में रेखाएं बनाई गई हैं वो लाल या काले रंग से बनाई गई हैं और इस शैली के चित्र में कोमल और बारीक रेखाओं का भी प्रयोग हुआ है। यह शैली की रेखाओं में जहांगीर कालीन मुगल शैली की विशेषताओं की छाप दिखती है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा लाल और काला, ऑप्शन नंबर आपका बी। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं और ये पीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी है? अपारदर्शक, पारदर्शक, मोटी परत, चमकीली। तो मित्रों, जो जिसमें ग्वास लगाया जाता है वो अपारदर्शक होता है, जिसे टेम्परा विधि को आप एक प्रकार से समझिए और ये अपारदर्शक होता है। इसके जो है नीचे कौन सी परत लगी वो दिखाई नहीं पड़ती। इसमें पोस्टर्स, तैल के माध्यमों से भी बनाए जाते हैं और इसमें एक प्रकार का मोटा लेप लगाया जाता है और जब मोटा लेप लगाया जाएगा तो श्योर सी बात है कि नीचे की परत आपको दिखाई नहीं देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? पारदर्शक, अपारदर्शक, परावर्ती, अपारदर्शक। तो मित्रों, ये ग्वास रंगों की जो प्रकृति होती है वो अपारदर्शक होती है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन आशाबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। तो मित्रों, रूप जो है, भाव और वर्ण, यह जो है एक प्रकार का जो है मतलब कह लीजिए कि चित्रों के मूल जो है मतलब रचना के जो तत्व हैं ये हैं और चित्रकार इनमें से अलग है। तो इसमें से यही अलग है, बाकी ये सब गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो मित्रों, जो प्रकाश में रंग हैं उसको हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। लाल, हरा, नीला, काला। श्याम, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। हरा, लाल, पीला, नीला। नीला, लाल, पीला, काला। टीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों, जो ऑफसेट है, ऑफसेट कलर प्रिंट में 4 कलर होते हैं। जैसे कि ऑफसेट कलर प्रिंट में जो 4 कलर ये होते हैं कि श्याम, मैजेंडा और येलो, ब्लैक कलर, और इनको मिला करके जो है एक प्रकार का आरजीबी कलर जो है बनाया जाता है को CYMK में बदल दिया जाता है, जिससे कलर्स प्रिंट्स होते हैं। और इससे अगर जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हम आपको बताने की कोशिश करें मित्रों, तो लाल, हरा, नीला प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। प्रकाश के प्राथमिक रंग, जी हाँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। हम मूल रंग वो प्रकृति वाला नहीं कह रहे हैं, उसमें तो मूल रंग जो है लाल, नीला और पीला होते हैं। लेकिन जब प्रकाश का रंग पूछा जाएगा तो इसमें आप लाल, हरा और नीला प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं, इसे आप बताएंगे। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन है। उसमें प्रकृति वाले में हरा रंग मूल नहीं है, लेकिन जब ये प्रकाश वाले रंग को आप पूछेंगे तो इसमें हरा रंग भी मूल रंग होगा। तो प्राथमिक रंग ये होते हैं जिन्हें कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पर दिखाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर अच्छा चित्र पाने के लिए RGB को CYMK में परिवर्तित करना एक बेहतर विकल्प होता है। चलिए, तो इस प्रकार से आप अपना ऑप्शन नंबर
बी लगाइए, बाकी सभी को गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस 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 रंग के मिलन से ग्रे रंग बनता है? काला और हरा, काला और नीला, काला और पीला, काला और सफ़ेद। ग्रे कलर किस रंग के मिलने से बनता है मित्रों? तो जो ग्रे रंग बनता है मित्रों, काला और सफ़ेद के मिलने से ग्रे रंग बनता है। ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप किस दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग काला रंग जो है चित्रकारिता के माध्यम से बनाते थे, तो उसमें हरा और लाल मिला देते थे तो जो है हमारा काला रंग बन जाता था। तो लेकिन यहाँ पर जब आप सैद्धांतिक स्तर पर देखेंगे तो आपको भूरा और नीला मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आपको भूरा और नीला मिला करके ही काला रंग जो है बनाया जो सही माना जाएगा। ठीक है, और चित्रकार के लिए नीला और मतलब नीला और लाल और पीला रंग प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, बैंगनी, हरा और नारंगी रंग द्वितीयक रंग होते हैं। प्राथमिक स्तर और द्वितीयक रंगों के संयोजन से ही रंगों को प्राप्त किया जाता है। काला रंग को प्राप्त करने के लिए भूरा रंग के साथ नीला रंग मिलाएंगे। काला रंग प्राप्त करने के लिए नीला, लाल एवं पीला रंग मिलाना पड़ता है। इस प्रकार भूरा रंग प्राप्त करने के लिए लाल तथा नीला एवं नीला अथवा नीला और पीला रंग मिलाना पड़ता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? लाल नीला, हरा लाल, कत्थई कत्थई। देखिए अब इसमें आपका ग्रे नहीं है तो आप सीधा सीधा इसमें जो है लाल और नीला को लगाइए, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत माने जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा है कि अगर हम लोग जिसे काला रंग बनाते हैं तो हरा और लाल भी मिलाते हैं। हरा लाल मिला करके अक्सर काला रंग बनता है। हम लोग अपने में पढ़ते हैं, ये भी सही आपका माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो सिद्धांतों में दिया है कोशिश हम करते हैं वही वो आप तक पहुंचाएं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि किताबों में सब कुछ चीज़ें सही ही हों। ठीक है, अगर आप हरा और लाल मिलाते हैं अनुपात में तो भी आपका जो है वो क्या नाम है काला रंग बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से रंगों में अधिक भार होता है? ठंडे रंग, जल रंग, तैल रंग, गर्म रंग। तो मित्रों गर्म रंगों में अधिक भार होता है, ठंडे रंगों में भार कम होता है। भार का मतलब आप वजन से मत समझिएगा। भार का मतलब ये होता है कि जो है मतलब किस वर्ण की जो है मतलब क्या कहते हैं कि उसका जो उष्णता होती है उसका मतलब शीतलता, गर्माहट और वो ओजनाई जो प्रकार का देखते हैं हम लोग, उसे कहते हैं कि वो किसका अधिक होता है। तो गर्म रंग का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म रंग कौन सा होता है? नारंगी, लाल, पीला, ऊपरी सभी। तो मित्रों जैसा कि गर्म रंग इसमें तो लगभग जो है सभी हैं। गर्म रंग नारंगी भी है, लाल भी है और पीला भी है। तो इसमें एक प्रकार से सभी लगाइए। और टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। और आइए हम एक प्रकार आपको और थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे प्रकाश युक्तता एवं अक्षपटल की उत्तेजना से के विचार से कुछ गर्म कलर और शीतल कलर माने जाते हैं। प्रकाश रंग संरचना में गर्म रंग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दर्शकों की आँखों में रंग चुभने नहीं चाहिए। लाल, पीला, नारंगी गर्म होते हैं, जबकि नीला, हरा, भूरा, सफ़ेद ठंडे रंग होते हैं और नारंगी रंग पीले रंग से
अधिक गर्म एवं लाल रंग से अधिक गर्म होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह पीले एवं लाल के मध्य का रंग होता है, क्योंकि इनमें लाल एवं पीले दोनों रंगों का मिश्रण होता है। तो मित्रों ये आप जाने, और इसके बारे में आइए हम थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करते हैं। रंगों से जुड़े हुए कुछ और विशेष चीज़ों को बताने की कोशिश आपको करते हैं कि जो लाल रंग सर्वाधिक उत्तेजक एवं आकर्षक है, यह सक्रिय और आक्रामकता का भी प्रतीक माना जाता है। इस रंग में वीरता, जिसे पराक्रम, साहस, श्रृंगार, तीव्र और कामुक भावनाओं की अभिव्यक्तिकरण का को भी संभव माना जाता है। और नीला रंग शांत, मधुर, निष्क्रिय, ईमानदारी, आशा, लगन आदि का भी प्रतीक माना जाता है। और हरा रंग विकास, प्रजनन और समृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीका में लाल रंग को शोक माना जाता है, शोक का प्रतीक माना जाता है। और पश्चिम संस्कृति में लाल रंग का द्योतक पापों का क्रोध का प्रतीक माना जाता है। जो पश्चिम संस्कृति है उसमें लाल रंग जो है पापों का द्योतक के रूप में क्रोध का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग प्रसन्नता, दिव्यता और यश आदि का प्रतीक माना जाता है। श्वेत रंग प्रकाश युक्त, हल्का व कोमल होता है। स्वच्छता, पवित्रता एवं सत्य का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो और आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बैगनी, हरा, लाल, भूरा। टीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बैगनी, हरा, लाल, भूरा। तो मित्रों जैसा कि लाल रंग है, तो लाल रंग हम आपको क्या बताएं। लाल रंग में सीधा सीधा आप गर्म रंग लगाइए, गर्म रंग में सीधा सीधा आप लाल रंग लगाइए, बाकी सारे गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। लाल रंग किसका प्रतीक है? घृणा, प्रेम, शांति, पराक्रम। तो मित्रों जो लाल रंग वो प्रतीक है पराक्रम का। हालांकि प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन आपको अगर पूछा जाए परफेक्टली रूप से तो आप यही लगाइएगा। और यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रंग ठंडा होता है? पीला, लाल, काला, नीला। तो श्योर सी बात है कि नीला रंग आपका जो है ठंडा होता है, बाकी सभी रंग। और ये पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं लाल पीला, नीला हरा, काला सफ़ेद, लाल काला। तो मित्रों जो शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो उत्पन्न करते हैं आपके नीला और हरा। जी हाँ, नीला और हरा। ठीक है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो आपके कौन उत्पन्न करते हैं? नीला और हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा, लाल, नीला, नारंगी। प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक, तो मित्रों जो प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक है वो है आपका रंग है वो हरा, बाकी सभी आपके गलत हैं। और यह टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं पीला नारंगी, लाल हरा, सफ़ेद काला, लाल सफ़ेद। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग मतलब जिनमें दोनों में समानता हो। तो भाई अगर सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाली बात होगी तो श्योर सी बात है, श्योर सी बात है कि आप जो है लाल और हरा इसके बगैर आपका जो है काम चलने वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन लगाइए, बाकी आपके गलत हैं। और ये टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया था। इस बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं लाल और हरा,
सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले ये वर्ण प्रकृति में पाए जाते हैं जो देखने में काफ़ी सुखद महसूस होते हैं। रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहने वाले रंग पूरक रंग कहलाते हैं, जैसे लाल और हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किस वर्ण में कंपन गीत सबसे अधिक होती है? किस वर्ण में कंपन गीत सबसे अधिक होती है? तो मित्रों जब कंपन गीत की बात आएगी तो वो आएगी आपकी बैगनी में। किस में? बैगनी में। बाकी आपके गलत हैं। और यह टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति, संवेदना की संपत्ति, रेखांकन की संपत्ति, वस्तु की संपत्ति। तो मित्रों जो वर्ण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें एक बार इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए आप कि हमें वस्तुओं का बोध प्रकाश की किरणों द्वारा होता है। ये प्रकाश की किरणें वस्तु से प्रतिबिंबित होकर रेटिना के दृष्टिपटल पर पहुंचती हैं और रंग प्रकाश का गुण प्रकाश की ऊर्जा जो विकिरणित होकर के हम नेत्रों को अनुभव करते हैं और उसे वर्ण या रंग कहा जाता है, जिसे हम अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब ये है प्रकाश वाला सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं और टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? विस्कोसिटी, तान, मान, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जैसे रंगों को अधिक मिलाने पर आपका जो है मान खत्म होगा, किसी भी रंग का मान जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी और यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण के 3 गुण माने गए हैं, रंगत, मान और सघनता। मान रंगत में हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है। श्वेत से काले की ओर रंग का परिवर्तन उनके मान को कम करता है। चूँकि रंगों को अधिक मिलाएंगे तो गहरापन बढ़ेगा और गहरेपन उसके मान को कम या ख़त्म करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? मान, तान, सघनता, पोत। रंगत के हल्केपन को क्या कहा जाता है? रंगत के हल्केपन को कहा जाता है मित्रों तान। क्या कहा जाता है? तान। और यह टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तान जो है वो रंगत के हल्केपन व गहरेपन की ओर संकेत करती है। किसी भी रंग में श्वेत और काले के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के तान प्राप्त किए जा सकते हैं। रंगीन धरातल पर प्रकाश के बराबर प्रभाव के अभाव में अनेक तान दिखाई पड़ते हैं। किसी भी रंग को तान के द्वारा प्रकाश और अंधकार की ओर बढ़ाया जा सकता है। श्वेत का मान सबसे अधिक और काले का मान सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका विकल्प जो है सी माना गया था, किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में इसका विकल्प भी बताया गया है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में आप देखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, बिग ब्योर। तो मित्रों रंग को जो तकनीकी भाषा में कहते हैं वो कहते हैं ह्यू।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी जो है इसमें आपके गलत हैं। और चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसके बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं, इसके बारे में जान लीजिए कि ह्यू तकनीकी से नीले, पीले और लाल रंगों की विशेषता को जानते हैं। चित्र के एक ही रंग की शुद्धता, जिसे हल्का या गहरापन कहते हैं, को ज्ञात करने को क्रोमा कहा जाता है। जबकि बिग्योर सूर्य प्रकाश के वर्ण विश्लेषण के रंगों के नीचे से ऊपर क्रमशः बैनी या पिनाला जिसे बोला जाता है, जिसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। हरा, लाल, पीला, आसमानी, बैगनी, नारंगी, नीला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। पीला, बैगनी, हरा, लाल, आसमानी, नारंगी, नीला। आसमानी, नीला, बैगनी, हरा, पीला, लाल, नारंगी। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, बैनी आह पिनाला हमने बताया था। बैनी बा से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी जो है गलत हैं। बैनी, बैनी आ ह पीनाला, ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैनी आह पिनाला, अगर थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करें तो नहीं, ठीक है, हमने इतना बहुत अच्छा बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। लाल, पीला, बैगनी, नारंगी। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया था। तो मित्रों, जो नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके नारंगी। कौन से? नारंगी। और नीले का विरोधी अथवा पूरक जो है नारंगी होता है, हमने आपको बताया। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। इस प्रकार नारंगी का विरोधी आसमानी, नीला व बैगनी का विरोधी रंग पीला है। लाल का विरोधी रंग हरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्राथमिक रंग है इंद्रधनुष के श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम से रंग और ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले रंग पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था, प्राथमिक रंग हैं। तो मित्रों, जो देखिए प्राथमिक रंग वही होता है, ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूं कि हाँ, जो ऐसे रंग जो होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, किसी के मिलाने से बनते नहीं हैं, वो मूल रहते हैं, अपनी मूलता नहीं खोते हैं। यह प्राथमिक मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंगों का मिश्रण से अन्य रंग बनाए जाते हैं। जो प्राथमिक रंगों में 3 प्रकार के रंग, हरा, देखिए जैसे हरा रंग मूल रंग नहीं माना जाता है, ठीक है। हरे रंग को अगर हम बनाएं तो हरा रंग बन जाएगा। लाल, नीला, पीला हमारे मूल रंग हैं और ये किसी के मिश्रण से नहीं बनते हैं। और एक चीज़ इसमें और है कन्फ्यूजन पैदा करने वाली, जहाँ तक हरे रंग की बात है। हरे रंग में जब पूछा जाएगा कि प्रकाश के आधार पर हरा रंग कौन सा है, तो आप जब प्रकाश के आधार पर बताएंगे हरा रंग तो उसमें हरा रंग को भी डालेंगे। प्रकाश के हिसाब से जब पूछा जाएगा कि मूल रंग कितने, तो उसमें हरा, ठीक है, उसमें हरा भी आएगा। हरा, लाल और पीला भी आएगा, यानी कि नीला रंग आपका वहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सीधा सीधा ऑप्शन यही लगाएंगे, ठीक है। और चलिए मैं बता देता हूँ कौन रंग कौन से मिलने से बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पीला और नीला मिलाने से हरा बनेगा,
नीला और लाल मिलाने से बैगनी बनेगा, लाल और पीला मिलाने से नारंगी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं लाल पीला नीला, हरा बैगनी नारंगी, श्वेत पीला काला, इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों द्वितीयक रंग जो होते हैं वो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। तो देखिए लाल पीला नीला ये जो है ऑप्शन नंबर प्रथम ये जो है आपका मूल रंग हैं। श्वेत पीला काला ये जो है आपके जो है मूल रंग में भी तटस्थ में आते हैं। हरा बैगनी नारंगी यही आपका ऑप्शन हमको भी सही लग रहा है। ठीक है, द्वितीयक रंगों की श्रेणी में द्वितीयक रंगों के श्रेणी में रंग होते हैं तो आपके जो है ऑप्शन नंबर ठीक है, बाकी आपके गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं लाल नीला हरा। अब देखिए वो प्राकृतिक रंग थे, अब ये प्रकाश के प्राथमिक रंग पूछे जाएंगे तो इसमें हरा आएगा, लाल नीला हरा, लाल नीला पीला, हरा नीला पीला, हरा लाल पीला। आप टीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसको एक बार नहीं आप 100 बार देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग मित्रों इस बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उन्होंने प्रारंभिक जैसे उत्तर कुंजी में इसका ऑप्शन जो माना था वो लाल नीला और हरा माना था। जब उत्तर कुंजी को ऑब्जेक्शन किया गया उसमें परिवर्तित किया गया तो परिवर्तन में ये आया कि जो है इसमें लाल नीला और पीला माना गया और जबकि यही सही है। जबकि पहले उत्तर दिया गया था सही है। वास्तविकता यह है कि प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है, प्रकाश का जो प्राथमिक रंग लाल नीला और हरा होता है, जबकि चित्रकार के लिए जो प्राथमिक रंग होता है वह पीला नीला और लाल होता है। अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो प्रकाश के स्तर का रंग होता है वह होता है आपका लाल नीला और हरा। प्रकाश वाले रंग में आपकी का हरा रंग आएगा और जो चित्रकार के अनुसार से होगा, आपकी क्रिएटिविटी के अनुसार से होगा, वो आएगा आपका लाल नीला और पीला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रकाश का प्राथमिक रंग होंगे तो वो आपके होंगे फर्स्ट वाला लाल नीला और हरा। हालांकि आपके सही हैं, देखा जाएगा आगे और आप कंफ्यूज मत होइए। जब आपको पूछा जाए कि प्रकाश के आधार पर रंग जो है कितने मूल रंग कितने हैं तो आप लाल नीला हरा बताएंगे और जब चित्रकार के आधार पर पूछा जाए कि प्राथमिक रंग प्रकृति के हिसाब से कितने हैं तो आप लाल नीला और पीला बताएंगे। ऑप्शन नंबर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो मित्रों जो हड़प्पा के उसमें प्रयोग हुआ है, ज़्यादातर प्रयोग में आए हैं आपके काला, ज़्यादातर प्रयोग में आए हैं काला। ठीक है, बाकी सभी गलत हैं और यह पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। इस बारे में थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन और करूं आपके अपने व्याख्यानों में कि हड़प्पा जो कालीन अधिकांश पात्र मतलब बर्तन जो मिले हैं लाल रंग चढ़ाकर काले रंग से चित्रकारी की गई है और इन पात्रों के किनारों पर सितारों बिंदुओं से पृष्ठभूमि भरी गई है और बकरे मयूर और मछलियों को अलंकारिक रूप से चित्रित किया गया है। कहीं कहीं बारहसिंघा का भी चित्र किया गया है। मयूर के पेट पर एक वृत्त बना है जिस पर मानव आकृति दिखाई गई है। एक अन्य पात्र पर एक मनुष्य मतलब मनुष्य की भी चित्रांकित किया गया है जिसके बाल उड़ रहे हैं और दोनों ओर उसमें गाय को पकड़ रखा गया है। गाय के पीछे कुत्ता भी चित्रित है। हड़प्पा में कुछ बहुरंगे पात्र भी खुदाई में मिले हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अष्टवाल आदर्श वृत्त रंगते हैं 18 रंगतों में, 22 रंगतों में, 24 रंगतों में, 32 रंगतों में। अष्टवाल आदर्श रंग का जो वो रहा है मित्रों, वो 24 रंगतों में रहा है। 3 रंगों में को 8 रंगों के समूह में बांटते हैं, जैसे कि एक समूह में 8 रंग इस प्रकार होते हैं: पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 24 रंग हो जाते हैं, बाकी सभी गलत हैं। जब एक में 8 होगा तो द्वितीयक बनेगा, तो 8 8 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विलियम ऑस्टवाल ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया? तो मित्रों, जो विलियम ऑस्टवाल ने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था वो किए थे जो है 8 रंगों के। किस रंगों के? 8 रंगों के। बाकी आपके सभी गलत हैं। और जिनमें जो 8 रंग प्रस्तुत किए थे उनमें पीला, लाल, नीला, हरा शुद्धतम और चमकदार प्रधान वर्ण, 4 अप्रधान वर्ण नारंगी, बैंगनी, नीलमणि और पीताय हरा माने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर और आ चुका है। मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी, जी हाँ एक बार फिर से सुनिए, मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की जो संख्या है मित्रों, वो है आपकी 5। कितनी? 5। ये बाकी गलत है, ये गलत है, ये 3 वाला गलत है। और पीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों, जैसा कि हम थोड़ा सा अगर इनके बारे में बताएं तो जो मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी, ये प्राथमिक रंगों की संख्या इनके अनुसार जो 5 मानी गई है, और ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है पर्शियन ब्लू, अल्ट्रा मैरीन ब्लू, काला, नेवी ब्लू। तो मित्रों, जो हमारा प्रगति का चक्र है तिरंगे में, जिसमें 24 तीलियां हैं, वह नेवी ब्लू में है, और यह देश की प्रगति का जो है प्रतीक माना जाता है। बाकी इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। और इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करूँगा कि जो भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र रंग, वह नेवी ब्लू और केसरिया, श्वेत और हरे रंगों की 3 पट्टियों में युक्त तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है। और केसरिया रंग सबसे ऊपर, हरा रंग सबसे नीचे, और मध्य में श्वेत पट्टी, केंद्र के गहरे नीले नेवी ब्लू में जो है हमारा चक्र, जिसे 24 तीलियां हैं, वो चक्र है नेवी ब्लू में। और आइए तिरंगे से जुड़े हुए कुछ और विशेष हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो चक्र का प्रारूप है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर अंकित धर्म चक्र के समरूप है, जिसे गहरे नीले रंग यानी कि नेवी ब्लू में बनाया गया है। मतलब नेवी ब्लू में वह धर्म चक्र वाला नहीं बनाया गया है, मतलब हमारे तिरंगे में नेवी ब्लू रंग का बनाया गया है। केसरिया रंग साहस, बल, त्याग एवं निस्वार्थ की भावना का द्योतक है, और श्वेत रंग सत्य व शांति का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग वहीं पर विश्वास, धैर्य और धरा की हरियाली और राष्ट्र की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। और मध्य में अंकित जो चक्र है वो निरंतर प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से यह जो है आपका नेवी ब्लू सही। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? मौन, मध्य गति, निरंतर गति, अस्थाई भाव। मित्रों, जो भारतीय तिरंगे झंडे में जो चक्र है वह प्रतीक माना जाता है निरंतर गति का। किसका? निरंतर गति का। बाकी आपका गलत है और यह पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों, जो अजंता में रेखा शैली का प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है 20। कितने? 20। जी हाँ, 20। और इस बारे में अपने व्याख्यानों में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। यह टीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा भी गया था। थोड़ा सा आप जानिए कि जैसा कि रेखाओं द्वारा जो भाव प्रदर्शन किया गया है अजंता की गुफा चित्र शैली में, और ये अजंता की चित्रशैली रेखाओं का भाव विशेषता भी इसकी बताती है। अजंता की चित्र कला की अपनी शैली है जो चित्र कला के अन्य शैलियों से भिन्न है। अजंता के चित्रों में रेखांकन का प्राधान्य है, जिसमें चित्रों की रूपरेखा भावमय एवं संप्राण है। अजंता में करीब 20 प्रकार की रेखाएं शैलियाँ प्रस्तुत हुई हैं। और अजंता शैली में नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, जिसका चित्रण मानवीय रूप में न होकर सैद्धांतिक रूप में होता है। अजंता के चित्रों में जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों को सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। अजंता शैली का विकास शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य वंशी राजाओं के काल में माना जाता है, हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्व मध्यकालीन प्रकृति कला के क्या हैं? चित्रों में लय और गति का पूर्ण अभाव है। चित्र लय एवं गति पूर्ण हैं। चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है। चित्र उच्च कोटि के हैं। मित्रों, जैसे जो देखिए चित्रों में लय गति का भाव पूर्ण, चित्र में लय गति पूर्ण है। मतलब जो पूर्व मध्यकालीन प्रकृति रही है वो उनमें क्या रहा है कि उनमें गति लय ज़्यादा रही, क्योंकि शैली में रंगों की कोमलता होते हुए भी रेखाएं कर्कश, मुद्राएं उग्रता लिए हुए और उनमें आकृतियों की अंग भंगिमाएँ अकड़ जकड़दार बनाई गई हैं। अकड़ जकड़दार मतलब एक दूसरे में मिक्सअप हुई हैं, तो इसका मतलब है कि चित्र में लय गति पूर्ण है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। तो मित्रों, जो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो हैं ज़्यादातर गेरुआ। किसमें? गेरुआ। ठीक है, बाकी गलत है। और प्रागैतिहासिक की कलाकृतियाँ ज़्यादातर गेरुआ रंगों में उत्कीर्ण की गई हैं। इसलिए जो है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग जो है गेरुआ और मृतभांड संस्कृति गेरुआ रंगों में के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और मित्रों, थोड़ा सा और हम अगर बताने का आपको कोशिश करें तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं से बने हैं। यह भारतीय संस्कृति की प्राचीन विशेषता रही है। इन चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग भी किया गया है। इन चित्रों के रंगों में गेरू, रामरज, हिरौजी आदि चर्बी का भी प्रयोग किया गया है और चर्बी को घोलकर भी प्रयोग किया गया है, और ये चर्बी को जलाकर उजाला भी करते थे। इन चित्रों में गति, आवेश और उन्मुखता का भी भाव प्रदर्शित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सादृश्य, रूपभेद, प्रमाण, वणिका भंग।
सादृश्य, रूप भेद, प्रमाण, वर्णिका भंग। मतलब भारतीय चित्रकला का रंग विधान जो है मित्रों, रंग विधान का मतलब ही होता है, रंग विधान का ही मतलब होता है कि जो रंग विधान का भी मतलब, एक मिनट में बताता हूँ आपको। मतलब रंग विधान को वर्ण से ही समझिए, वर्णिका भंग से ही, बाकी सभी आपके गलत हैं। और जैसा कि भारतीय चित्रकला का जो रंग विधान है इसे वर्णिका भंग भाग माना जाता है। रंगों का जो प्रभाव और मिश्रण, उसके प्रयोग की जो विधियाँ, ब्रश और ज्ञान वर्णिका भंग के अंतर्गत ही आता है। कलाकृतियों में भावों के अनुसार जो रंगों का प्रयोग करने पर ही चित्र प्रभावित होते हैं। चित्रकला में वर्णिका भंग का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। टीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो मित्रों श्योर सी बात है, लिपि जो है आपकी अलग है, बाकी ये सभी चित्रकला से संबंधित हैं। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बताने की कोशिश करें, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि जो भारतीय चित्रकला में 4 रूप, भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्रफलक और लघु चित्रांकन देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से सुनिए, भारतीय चित्रकला में 4 रूप, भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्रफलक, लघु चित्रांकन देखने को मिलते हैं। रूप, प्रमाण और भाव भारतीय चित्रकला के 6 अंग माने गए हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लवण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र से डांगकम, यह इसका जो है श्लोक है, यही सब इसके 6 अंग हैं। और ये 3 अंगों और लिपि इससे संबंधित नहीं है, जबकि लिपि इससे संबंधित नहीं, लिपि लेखन से संबंधित है। तो ये आपका लिपि जो है संबंधित नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो मित्रों जो कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है ये रेखाओं द्वारा भी कर सकता है, रंगों द्वारा भी कर सकता है, रूपों द्वारा भी, और उपयुक्त सभी द्वारा कर सकता है सामंजस्य की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? प्रकृति, रेखा, रंग, परिप्रेक्ष्य। मित्रों अगर जैसे चित्रकला में रंग नहीं है तो बेकार है। ठीक है, रंगों के बिना दुनिया सूनी है, तो इस वजह से रंग आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पर थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग का सर्वाधिक महत्व होता है। रंग में यदि रूप चित्रित किया जाता है और चित्र में भाव की अभिव्यक्ति के साथ सादृश्य जो उपस्थिति करने के लिए रंग का जो पूर्ण ज्ञान है, उचित प्रयोग है, अगर उसे कर दिया जाता है तो चित्र काफ़ी सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, और वह उसमें जान की तरह एक प्रकार की आ जाती है। तो इस प्रकार से यही इसका महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, उपयुक्त में सभी क्या करती है? तो मित्रों जैसा कि जो रेखा है वो आकृति को रूप भी देती है, प्रवाह भी पैदा करती है, चित्र को उभारती है, तो उपयुक्त सभी, तो मतलब सभी सही हैं। टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, जैसा कि अगर जाने कि जो चित्रकार कैनवस पर संस्कृति और सामायिक अभिव्यक्ति के को उकेरता है, और चित्र वस्तुतः संस्कृति अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट अंग है। चित्र में रेखा को मतलब रेखा आकृति को रूप देती है,
चित्र को उभारती है और उसमें प्रवाह भी पैदा करती है, और जिसमें अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, रेखा नहीं है, तो चित्र जैसा लगता है जैसे कि नीरसता सा लगता है उसका भाव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, भारतीय चित्रकला में रंग के 7 महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग के 7 महत्व है। प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, मॉडलिंग का। टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों, ये जो भारतीय चित्रकला में रंग के 7 महत्व है, ये है आपका रेखा का। ठीक है, बाकी सभी आपके गलत हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए कि चित्रकला में जो भारतीय चित्रकला का जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों की जो सुंदर अभिव्यक्ति रही है, जिसमें रेखा और रंग मिलकर चित्रित अभिव्यक्तियों को बहुआयामी बनाने का कार्य करते हैं, इस प्रकार से यह जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है प्रतीक से, रेखा से, रंग से, छाया प्रकाश से। तो मित्रों, जो है आकृति को रूप मिलता है छाया प्रकाश से। ठीक है, किससे मिलता है? छाया प्रकाश से। जैसा कि आप जानते हैं कि छाया प्रकाश से आकृति आरूपित नहीं होती। रेखाओं वालों छाया प्रकाश अथवा धरातली गठन से प्रयोग से चित्र मतलब तल पर निश्चिता अंकन स्वरूप कहलाता है। ठीक है, छाया प्रकाश से आकृति का जो है मतलब आकृति का रूप तो अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से तो नहीं मिलता है, लेकिन जो है इसमें अगर रेखाओं से देखा जाए तो भी मिलता है। लेकिन अगर छाया प्रकाश नहीं रहेगा तो मित्रों वो भी जो है सटीक नहीं बैठ पाएगा, और बगैर छाया प्रकाश के कोई भी आकृति उभर नहीं सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, रूप, लय। आकृतियों से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है? भाव, रूप, लय, सभी। क्या लगाएंगे आप? तो मित्रों, जो आकृतियों से स्पष्ट होता है वो स्पष्ट होता है आपका रूप। ठीक है, और यह टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा इस बारे में अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो आकृतियों से जो भाव और लय नहीं अपितु स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है, क्योंकि आकृति किसी निर्जीव वस्तु की भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन, अभिव्यक्ति। मित्रों, वैसे मेरे ख्याल से तो आनंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अभिव्यक्ति के बगैर आनंद भी नहीं आएगा, अभिव्यक्ति के बगैर परिवर्तन भी नहीं होगा, अभिव्यक्ति के बगैर लय भी नहीं आएगी। तो इस वजह से आप ऑप्शन लगाइए अभिव्यक्ति। ठीक है, और थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो कला मनुष्य की वह रचना है जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है। अपने मनोगत भावों को सौंदर्य के साथ दृश्य रूप में व्यक्त करना ही कला है। यह वह भाव अभिव्यक्ति है जो शीघ्रता से मन को छू सके, अर्थात भाव कला को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। आचार्य क्षेमराज के अनुसार अपने किसी न किसी वस्तु के माध्यम से व्यक्त करना ही कला है, और वह अभिव्यक्ति चित्र, नृत्य, मूर्ति, वाद्य आदि के माध्यमों से भी हो सकती है। इस प्रकार कला मनुष्य की सौंदर्य भावना को मूर्त रूप प्रदान करती है। तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से, लय से, उपर्युक्त सभी से। चित्र में जो प्राण आता है, ठीक है, वो रंग से, रेखा से, रूप से, लय से। तो किससे आता है? तो मित्रों ये सभी से आता है। अगर रेखा अच्छी होगी तो रंग अच्छे होंगे, लय अच्छी होगी, प्रयुक्त सभी से आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मोनोक्रोम क्या है? क्या है? मोनोक्रोम क्या है? तो मित्रों जो मोनोक्रोम है, मोनोक्रोम वो एक वर्णी रंग को कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एक ही रंग के विभिन्न प्रकार के टोन्स लगाए जाते हैं, एक ही रंग के जो विभिन्न प्रकार के टोन लगाए जाते हैं, जैसे लाइट हो गया, फिर उससे डार्क हो गया, फिर उससे डार्क हो गया, कलर एक ही रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमको रेड कलर में बनानी है कोई पेंटिंग, तो रेड कलर की कई टोन लगाएंगे। जैसे पहले लाइट कलर एक टोन हो गई, फिर इसके बाद दूसरी उससे डार्क कलर 2 टोन हो गई, फिर उससे डार्क कलर 3 टोन हो गई। तो इस प्रकार से जो एक ही रंग से बनाई गई पेंटिंग्स होती है उसे मोनोक्रोम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? मोटे रंग की पारदर्शित, अत्यधिक चटकीला, रंगों को सुखाना, गाढ़ापन। मित्रों जो स्कम्बलिंग कहते हैं वो कहते हैं कि मोटे रंग की जो पारदर्शिता होती है उसे स्कम्बलिंग कहते हैं। और बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और इसके बारे में आप जानते होंगे कि जो पारदर्शिता होती है कभी दिखाई नहीं देती, उससे कोई देख नहीं सकता, अपारदर्शी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा, रंग, रूप, धरातल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। धरातल एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी चित्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, किसी भी चित्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा पास धरातल नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के चित्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा हम अगर और आपको बताने की कोशिश करें कि किसी भी धरातल या भूमि पर चित्र अंकन किया जाता है तो उसका विस्तार या अंतराल 2 दिशाओं में होता है। सर्वप्रथम चित्रकार चित्र आकृति की लंबाई और चौड़ाई का विचार करने के बाद चित्र रचना करता है। जो उसका क्या कहते हैं कि जो उसका विस्तार 2 दिशाओं में करता है, इसलिए हम उसे द्विआयामी चित्र कहते हैं। जबकि द्विआयामी चित्र में गहराई का विचार करने पर त्रिआयामी अंतराल की दृष्टि से हो जाती है। चित्र रचना के समय चित्रकार के सामने चित्र का धरातल उसके मन का दर्पण होता है। चित्रकार अपने मन में विभिन्न प्रकार की कल्पना करके पूर्ण संसार को चित्र को स्थान देता है। इस प्रकार सृजन के लिए उसे अंतराल को अलग अलग पक्षों में विभाजित करना पड़ता है। कला के तत्व अंतराल से ही ना किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। अंतराल में सभी प्रकार के रूपों को संयोजित किया जाता है और बगैर धरातल के किसी भी प्रकार का चित्र निर्माण करना संभव नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? मित्रों होते तो 3 सतह हैं जो सैद्धांतिक है, लेकिन चित्रकार अपने हिसाब से कई सतहों को लगा सकता है। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन जब मानक के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप यही लगाएंगे कि 3। ठीक है, ठीक, कितने लगाएंगे आप? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों
में की गई है? मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मित्रों। जो मोनालिसा है, ठीक है, जो मोनालिसा है उसकी जो विभिन्न टोन है वो लाल रंगों की है। किसकी? लाल। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और पेंटिंग्स मोनालिसा के रंग के घटकों के वितरण का अध्ययन करने से पता चलता है कि चित्र में प्रकाश बहुल यानी कि हाईलाइट से छाया की ओर स्थानांतरण जो है लाल रंग के विभिन्न टोन्स से सामंजस्य हुआ है। और मोनालिसा की तस्वीर फ्लोरेंस के एक व्यापारी जिसे फ्रांसेस्को देल जियोकांदा की पत्नी लिसा गेरोंदिनी को देखकर आंकी गई है। और हालिया अध्ययनों से पता चला है कि मोनालिसा विश्व की पहली त्रिआयामी 3D पेंटिंग्स है। तो मोनालिसा विश्व फेमस तो है ही है, बहुत ही जो है विश्व की सबसे मूल्यवान पेंटिंग भी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दो बिंदुओं की बीच की दूरी कहलाती है? मित्रों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है रेखा। क्या कहलाती है? रेखा। और इस बारे में हम थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करेंगे। और यह टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो जैसा कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखा कहते हैं, हमने पहले आपको बताया। यानी कि दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति को दिशा निर्देश करती है। इस प्रकार जो है देखें तो इसका विकल्प ए अंग्रेजी संस्करण जो है पर्सपेक्टिव दिया जाता है, जबकि हिंदी अनुवाद परिपेक्ष होता है। जबकि हिंदी संस्करण में क्षय वृद्धि जो प्रश्न विकल्प सामान्यतः रखा जाता है वो रखा जाता है आपका सी यानी कि रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक रेखा, ज्यामितीय रेखा, सीधी रेखा, कठोर रेखा। और यह टीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों, जो अलंकारिक आलेखन जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं आपके जो है लयात्मक रेखा से। किससे? लयात्मक रेखा से। बाकी आपके सभी गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। समान अथवा सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं एकता, लय, प्रभाविता, संतुलन। समान अथवा सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं? लय कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? लय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और बाकी सभी को गलत करते हैं हम। और टीजीटी परीक्षा 1999 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में कड़वत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? उदासी, व्याकुलता, उलझन, अनिश्चितता। टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों, जो चित्र में कड़वत रेखाएं वो होती हैं वो मानी जाती हैं ज़्यादातर व्याकुलता की। क्या मानी जाती हैं? व्याकुलता। ठीक है। और कोणीय रेखाओं जैसे कि कड़वत रेखाएं जो मन में उत्पन्न होने वाले उत्तेजक व्याकुलता को भी प्रदर्शित करती हैं। कोणीय रेखाएं संदेह, आघात, संघर्ष, असुरक्षा को भी व्यक्त करती हैं। क्षैतिज रेखाएं निष्क्रियता, शांति आदि को भी व्यक्त करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि लघुता का मतलब ये होता है कि लंबाई प्रतिशत चौड़ाई प्रतिशत ऊंचाई
लंबाई प्रतिशत चौड़ाई प्रतिशत मोटाई, ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चित्रकला में दूरदृष्ट लघुता क्या होती है, मतलब दूरदृष्ट लघुता जैसे कि आप कोई भी पेंटिंग्स बना रहे हैं, कितनी गहराई से बना रहे हैं, क्या सोचकर बना रहे हैं, उसमें कितनी डीपली दृष्टिता है, आप कितना दूरदृष्टि से आप सोचने वाले हैं, और किस फलक पर आप बना रहे हैं कि उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, एक निगाहों से कितनी दूर तक आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा फलक यूज़ करते हैं और कैसा सोचते हैं, कैसा अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों जो सामान्यतः अखबार में एक कॉलम की जो चौड़ाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, यदि दोनों कॉलमों में के अंतर को जोड़ दिया जाए तो चौड़ाई लगभग 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। धातव्य है कि भारत का जो प्रथम प्रमुख समाचार पत्र था, जो 1780 में जो मतलब इसकी वो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, और ये बहुत ही मतलब उसकी जो मानक चौड़ाई है वो 4.5 सेंटीमीटर माना गया है। और प्रकाशन के क्षेत्र में मानक मापन का जो क्षैतिज है, इसका जो मतलब इसको क्षैतिज को इसका इकाई का जो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकाई पीका, एक पीका इकाई माना जाता है, इसे बोलते हैं। और कॉलम की चौड़ाई सामान्यतः पीकाज में व्यक्त होती है। 1 इंच से लगभग 6 पीकाज होते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो इस प्रकार से आप जो है ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। और यह पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आलेखन कला का जो है बहुलता से प्रयोग किया गया है, पाल शैली में, चोल शैली में। तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि आलेखन कला में जो ज़्यादातर प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है आपका गुप्त, किसमें? गुप्त शैली में, गुप्त शैली में। ठीक है, गुप्त शैली में किया गया है। ठीक है, और जैसा कि कला की दृष्टि से अगर देखें तो गुप्त शैली भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त शैली में आलेखन कला का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। इस शैली के अंतर्गत आने वाले अजंता व बाघ की चित्रकारी में इसका जो अत्यधिक प्रयोग भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू रंग, काला रंग। टीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। जानवरों की चर्बी मिला करके ये लोग प्रयोग करते थे, ज़्यादातर जानवरों की चर्बी मिलाकर ज़्यादातर प्रयोग करते थे। और जैसे कि खड़िया मिट्टी का भी प्रयोग करते थे, गेरू का भी प्रयोग करते थे, काला रंग का भी, जब ये इनको ज्ञान हो गया आग उग का तो ये जला करके लकड़ी का भी प्रयोग करते थे। और ज़्यादातर ये है कि जानवरों की चर्बी मिलाकर ये प्रयोग करते थे। और इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताने की कोशिश करूँगा कि आदिमानव गुफाओं के अंदर रंगों से सनी तुलिका और नुकीले कठोर पत्थरों से चित्र उकेरते थे। रंगों को वह जानवरों की चर्बी द्वारा बनाते थे और प्रकाश के लिए चर्बी को जलाते भी थे। इसके अलावा आदिमानव चित्रकला के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करते थे। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थीं। खड़िया मिट्टी और कई तरह के जो रंगीन मिट्टी का उपयोग
करके ये चित्र बनाया करते थे। और आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बनाते थे। लकड़ी के कोयले का भी प्रयोग कभी कभी ये कर लिया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नीला रंग आयातित है ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, इटली से। टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों जो नीला रंग है वो फारस तथा अफगानिस्तान की बदख्शा एक स्थान है नामक पहाड़ी के खानों से निकाला जाता था, जो अक्सस नदी के किनारे स्थित है। 6ठी शताब्दी में बने हुए अजंता की दूसरी गुफा के चित्रों में इस रंग का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, आप जान गए अफ़गानिस्तान से इसका जो है फारस और अफ़गानिस्तान के बदख्शा नामक पहाड़ी के खानों से पाया गया था। अक्सास नदी के किनारे है, ये नीला रंग यहाँ से मिलता है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। मित्रों इस प्रकार से यह आपके प्रश्न पूरे हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इसको आप वॉच करते जाइए। आपके लिए काफ़ी जो है परीक्षाओं में बल मिलेगा। ठीक है, और इसी हमको दीजिए अब इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी जहाँ भी अच्छा लगे आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए। ओके, धन्यवाद।